यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो आर्ट्स वाले, साइंस वाले और कॉमर्स वाले बच्चे जिनका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जो प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से आप लोगों का जो इस सप्ताह टेस्ट होने वाला, इस सैटरडे को जो टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनाया गया है। और साथ में ये बोर्ड परीक्षा में भी, अगर वीकली टेस्ट में नहीं शामिल होता तो बोर्ड परीक्षा में अवश्य इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से दूसरे को सपोर्ट किए हुए हैं उस तरह से हमें भी सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कक्षा 12वीं के बच्चे जो है इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर सीधा चलते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ कहता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो केंद्रीय जो समस्या है, देखिए, संसाधन का आवंटन, संसाधन का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये जो है केंद्रीय समस्या है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दी है, तो ये जो दिया है वो दिया है एडम स्मिथ ने, ठीक है, एडम स्मिथ, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। आगे दिया हुआ कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बाबू लोग बताते चले कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगा तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे कहता है कि निम्न में से किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो गॉसेन का प्रथम नियम जो कहा जाता है, सीमांत उपयोगी ह्रास नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि बजट रेखा का समीकरण होता है। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होता है बाबू लोग? तो बजट रेखा का समीकरण जो होता है देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। बजट रेखा का समीकरण मतलब कि m बराबर वस्तु को जो बजट हम लोग बनाते हैं उस हिसाब से P1 गुने 1 प्लस P2 गुने 2, ये जो गुना मल्टीप्लाई करके हम लोग जो निकालेंगे, ठीक है, उस हिसाब से ये आपका बजट रेखा का समीकरण होगा। m बराबर P1 इंटू 1 प्लस P2 इंटू 2, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कहता है कि उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। तो उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं जो है बाबू लोग, वो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता का विचारधारा सापेक्षिक है, उपयोगिता व्यक्तित्व परक होती है और उपयुक्त सभी। तो बाबू लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं जो है वो इनमें से सभी है। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो व्यष्टि और समष्टि ये दो शब्द जो है, माइक्रो और माइक्रो, ठीक है, ये दोनों शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जो किए हुए थे वो रेगर फ्रिस जो है उसने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक कहा रहा है आप लोग से, क्या कह रहा है बाबू लोग? अर्थशास्त्र के जनक, तो एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक, ठीक। चलिए आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मदद को शामिल नहीं किया जाता है। तो किस मदद को शामिल नहीं किया जाता है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में बाबू लोग? तो बताते चले कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो हस्तांतरण भुगतान जो होगा उसको शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे कहता है कि अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है, मतलब जितना निर्यात कर रहा है उससे आयात अधिक कर रहा है, तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा, ठीक है।
तो बाबू लोग बताते चले कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम हो जाएगा, ठीक है। जब मतलब कि निर्यात कम है और आयात ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जीडीपी की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन में दिया हुआ है, कहता है 2 नंबर वाले 2 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का आएगा टोटल मिला के। अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याएं को लिखे थे। इसकी केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कि किसी राष्ट्र की 2 केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार से है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, पहला समस्या। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए। ये 2 समस्या है, ये दोनों को नोट कर लेना है आप लोगों को, रट के रखिए क्योंकि आपके परीक्षा में आ रहा है ये प्रश्न। आगे देखिए कि पारिवारिक क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो पारिवारिक क्षेत्र का क्षेत्र अर्थव्यवस्था में वैसे क्षेत्र है जो अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है तथा अपना उपार्जन कर उपयोग पर व्यय करती है अथवा बचत करती है और कर अदा करती है। ये पारिवारिक क्षेत्र का एक मतलब होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सेक्शन में देखिए, सेक्शन सी में क्या कहता है कि मांग क्या है, प्रश्न है व्हाट इज मांग, डिमांड है ना। तो यहाँ पे जो है मांग क्या है, तो मांग है प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं। प्रभावपूर्ण जो इच्छा रहेगा, जो वैसी इच्छा जिसके ऊपर आपको प्रभाव दिखे उसको हम लोग मांग कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए अगर आप लोगों को कुछ ज़रूरत है, कुछ मांगना है, लेकिन वो अभी आप लोग पिताजी से कुछ मांगेंगे तो मांगने में वो इच्छा जो है जो प्रभावपूर्ण हो वैसे चीज़ मांगेंगे जो गार्जियन दे दे। जैसे कि आप लोग 10th पास किए तो गार्जियन को आप कहिएगा कि नहीं मोबाइल खरीद दीजिए, तो ये एक इच्छा है आपका मोबाइल खरीदना, लेकिन ये प्रभावपूर्ण इच्छा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को स्टडी के लिए गैजेट चाहिए, वस्तु चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, इसीलिए आप लोग ये प्रभावपूर्ण इच्छा आप लोगों को खरीद देगा, इसी को मांग कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की मांग तब होती है जब उपभोक्ता को उस वस्तु की पाने की इच्छा हो, इच्छा को पूरा करने की योग्यता या साधन हो तथा साधन को व्यय करने की तत्परता हो, ठीक है। ये आपका मांग होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है, कहता है कि प्रवाह तथा स्टॉक में क्या अंतर है। प्रवाह तथा स्टॉक में, प्रवाह किसको कहते हैं समझिए सबसे पहले, और स्टॉक को भी हम लोग समझेंगे। तो प्रवाह कहते हैं कि प्रवाह को समय की एक निश्चित अवधि के संदर्भ में मापा जा सकता है। प्रवाह में समय की अवधि होती है, यह एक गतिशील अवधारणा है, ठीक है। ये प्रवाह का प्रवाह में ये सब चीज़ होता है। जबकि स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, स्टॉक की समय अवधि नहीं होती है, मतलब कोई डिसाइड उसका फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, और ये एक स्थिर अवधारणा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था स्टॉक और प्रवाह में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, नेशनल इनकम, या एक देश के सामान्य निवासियों की आय है। मतलब पूरे देश में जितने सामान्य लोग जो कमाने वाले लोग हैं उनकी आय इसमें काउंटिंग होता है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उपार्जित आय को शामिल किया जाता है। या तो आप सरकारी से पैसा तनख्वाह लीजिए या फिर आप कहीं से कमा के लाइए, ये इसमें शामिल होता है। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर क्या है कि जो ब्याज भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं, उसको शामिल नहीं किया जाता। जबकि निजी में क्या होता है, निजी में बाबू लोग होता है कि यह एक देश के निजी क्षेत्र की आय है। इसमें केवल निजी एक देश की क्या कह रहा है, एक देश की निजी क्षेत्र की आय है। इसमें केवल निजी क्षेत्र के आय शामिल किए जाएंगे, प्राइवेट आय सिर्फ, ठीक है, सरकारी नहीं। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज शामिल किया जाता है। इसमें जो है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये था आपका बाबू लोग डिफरेंस बिटवीन राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र अभी नहीं पूछा तो फाइनल परीक्षा में पूछेगा, इसीलिए इसको भी अच्छे से देख लीजिए। व्यष्टि किसको कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता एवं उत्पादन तथा फर्मा। मतलब इसमें एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाएगा,
किसमें, व्यष्टि में। जबकि समष्टि में, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। इसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आय कितनी है, कीमतें, स्तर, सामग्री मांग तथा ETC, ये सब कुछ निजी क्या कहते हैं समष्टि में आता है, ठीक है। अब व्यष्टि में होता है कि व्यष्टि में अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि में व्यक्ति और समाज के व्यवहार का, समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित है, सिद्धांतों तथा समस्याओं एवं नीतियों का अध्ययन करना है। इनका उद्देश्य साधनों के पूर्ण रोजगार तथा इनके विकास के संबंध में सिद्धांतों की समस्या नीति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि इसके कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसके आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये था आपका बाबू लोग अंतर था समष्टि और व्यष्टि में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न हम आपको बताए हैं, अभी अगर वीकली टेस्ट में शामिल नहीं होता है तो ये आप लोगों का जो है जो आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में सेंटर पे जाएगा वहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को आप एक बार और रिमाइंड करके देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग नया पार्ट लेके मिलेंगे, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।